पढ़े नाम क्या लिखा हुआ है? डिस डिस का मतलब है डिफरेंट। डिस का मतलब है डिफरेंट। प्रोपोर्शन लिखा हुआ है यहां देखो, समझते हो? प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब फ्रैक्शन नहीं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिएक्शन। रिएक्शन होगा डिफरेंट प्रोपोर्शन में। अब प्रोपोर्शन डिफरेंट क्या होगा सो सुनिएगा। यदि एक ही रिएक्शन में एक ही केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि केमिकल मॉलिक्यूल एक ही होगा। जैसे देखो एक रिएक्शन लिख रहे हैं H2O2, ये टूट के H2O प्लस O2 बनाता है। बैलेंस कर लो, 2H2O2 कर दो तो 2 यहां भी लिख दोगे, देखो बैलेंस होगा, है ना? हाइड्रोजन भी 4 गो, ऑक्सीजन भी 4 ठो, उधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 वहां पे 2 यहाँ पे, 4 ठो है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। रूल में लिखाए थे कि पेरोक्साइड हो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है? पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है? -1। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये H2O है, ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, तो -2 +1, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। जरा देखिए रिएक्शन एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में -1 है, प्रोडक्ट में -2 है और 0 भी है। यानी जब -1 से -2 हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? घट गया। और -1 से जब 0 हुआ तब क्या हुआ? बढ़ा ना। अब बताइए रिएक्शन एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें ऑक्सीडेशन में भी जा रहे हैं और रिडक्शन में भी जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल डिफरेंट फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन में भी जाता है और रिडक्शन में जाता है। मतलब ऐसा सोचो कि 100 मॉलिक्यूल होगा इसमें, तो इट में भी 80 मॉलिक्यूल रिडक्शन में जाए और 20 मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और एक वही मॉलिक्यूल रिडक्शन में भी जा रहा है। इससे पहले जितना रिएक्शन पढ़े थे उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें एक ठो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में जाता था तो उसके बगल वाला रिडक्शन में जाता था, लेकिन यहाँ पे सेम ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और वही मॉलिक्यूल रिडक्शन में जा रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि ऐसा कुछ होगा तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? नाम इसलिए पड़ा है कि डिस का मतलब डिफरेंट है, प्रोपोर्शन का मतलब फ्रैक्शन है, यानी डिफरेंट फ्रैक्शन में सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में जा रहा है और रिडक्शन में जा रहा है। प्रोपोर्शन समझो, अभी एग्जांपल दिए थे ना कि 100 मॉलिक्यूल लिए, उसमें 80 मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में गया, तो प्रोपोर्शन नहीं हुआ, 80/100 ऑक्सीडेशन में गया और 20/100 रिडक्शन में गया। चाहे इतना रिडक्शन में गया उतना ऑक्सीडेशन में गया, तो डिफरेंट प्रोपोर्शन ही तो हुआ ही है।
तीसरी एक बात और है कि ऐसा जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एक ही एटम कम से कम 3 ऑक्सीडेशन नंबर में दिखाई पड़ेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए -1 है, -2 भी है और 0 भी है। चूंकि यदि किसी का रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो एक तो जो है वो पहले से, एक बार उसका बढ़ेगा और दूसरी बार घटेगा। तो एक ही एटम कम से कम 3 ऑक्सीडेशन नंबर में यदि दिखाई पड़ता है रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसको एज ए एडवांटेज भी बताते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का एडवांटेज क्या हुआ। तो बोला गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना तो पहले से चल रहा था, इलेक्ट्रॉन का लॉस अगेन भी कुछ दिन चला, लेकिन इससे पता नहीं चला। तो ऑक्सीडेशन नंबर से खूब पता चलता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और किसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा। यू कैन आइडेंटिफाई द सेम मॉलिक्यूल which undergoing ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये इवॉल्वमेंट हुआ ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट का। तो एग्जांपल लिखिए पहले, फिर डिफिनेशन लिखते हैं। और क्या समझ में आया सबको? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? एक रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन में भी जाए और रिडक्शन में भी जाए, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाम क्यों है डिस्प्रपोर्शनेशन? तो कहते हैं डिफरेंट प्रपोर्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जाता है, रिडक्शन में भी जाता है। यही डिफिनीशन भी है इसका। लिखिए एग्जांपल। ऑक्सीडेशन नंबर घटा भी है और बढ़ा भी है। लिखे बड़े। such type of reaction in which same molecule undergoing oxidation as well as in reduction in different proportion or fraction called as disproportionation
reaction. In the disproportionation reaction, the same atom can observe, a same atom observed in 3 different oxidation number. Three different oxidation number. एक ही एटम कम से कम कितना ऑक्सीडेशन नंबर में दिखाई पड़ने वाला है? 3। हुआ? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम अलग अलग 3 ऑक्सीडेशन नंबर में कम से कम दिखेगा। नहीं, 3 कम से कम। ज्यादा का कहाँ कोई बात। ऑक्सीडेशन होना है, रिडक्शन होना है, एक बार घट जाएगा एक बार बढ़ जाएगा, है ना। 2 में बिल्कुल नहीं दिखेगा। कहा इसलिए जा रहा है कि बाकी रिएक्शन में कम से कम 2 ऑक्सीडेशन नंबर में सारा एटम दिखता है, तो ये कम से कम 3 में दिखेगा, 2 में कभी नहीं दिखेगा। जरा देखिए पीछे मुड़ के, पूछे रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब देखिए वही एक मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और वही एक मॉलिक्यूल है जो रिडक्शन में भी जा रहा है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी H2O2 है। कब? जब वो रिडक्शन में जा रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी H2O2 है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के बारे में लिखा जाता है कि H2O2 जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा मॉलिक्यूल है? केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि केवल रिड्यूसिंग एजेंट है, कि ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और H2O2 जब H2O बनाता है यानी रिडक्शन होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और यदि H2O2 ऑक्सीजन बनाता है तो उस समय ये खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो ऐसे केसेस में लिखा जाता है कि रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ H2O2 से क्या बनना है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2 से क्या बनना है। क्लियर है? जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो, चलिए ये बात लिखना होगा, इसमें इतना दूर में नहीं हो, आगे ही लिखते हैं। इन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन
the same molecule act as oxidizing as well as reducing agent. In disproportion reaction, the same molecule act as oxidizing as well as reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे एग्जाम्पल में H2O2 मॉलिक्यूल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बताने महानुभाव को कोई दिक्कत होगा? H2O2 molecule act as oxidizing agent as well as reducing agent. अब कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कब रिड्यूसिंग एजेंट? H2O2 when converted into water act as, एक मिनट, H2O2 when converted to water act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे देखो, जब कंफ्यूज करो ना तो ऐसे समझो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद रिडक्शन में जाता है, बस इतना सा बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे के ऑक्सीडेशन करने में खुद कहाँ जाएगा? रिडक्शन में। तो मतलब जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2O में जब कन्वर्ट हो रहा है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। while when H2O2 converted into oxygen act as reducing agent। लिखे बड़े। हम देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। P4 फास्फोरस है, NaOH प्लस H2O, ये बनाएगा PH3 प्लस NaH2PO2। बैलेंस कर लीजिए, करिए तो बैलेंस होता है आप लोगों से।
सोच रहे हैं करने के लिए? इसको नाम दे दीजिए, शायद नहीं पता हो, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड। pH3 को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते जी? ये बड़ी खतरनाक मॉलिक्यूल है pH3। अब इस मॉलिक्यूल के लिए भी कुछ बता दें। इसको फॉस्फिन कहते हैं। हाँ, बहुत जहरीला होता है, इतना जहरीला होता है ना, कभी कभी सुनाई पड़ता होगा। कोई कोई लोग कभी कभी डिप्रेशन में जाके सेल्फास टैबलेट खाता है, नहीं सुने हैं? ये सेल्फॉस क्या होता है जरा बता दें। फॉस्फिन आया है इसलिए बता देते हैं, अलग से जानकारी। Ca3P2 इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम फॉस्फाइड। इसी को बोलते हैं सेल्फॉस, है ना? लोग प्यार से गांव में सल्फास कह देते हैं, है ना? सल्फास वाला टैबलेट खा, यही है वो टैबलेट कैल्शियम फॉस्फाइड। इसमें जैसे ही पानी पड़ेगा ना, वाटर पड़ ही जाता है, तो फॉस्फिन गैस निकलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर बना देता है। ये तो कोई खराब चीज नहीं है। तो यदि कोई लोग कभी ये खा लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम इससे नहीं, प्रॉब्लम इससे हो जाता है। सुने हैं वो बात कि चूहा जो है दवाई खाए घर में, मरे बाहर में? एक्चुअली में ये वाला कॉन्सेप्ट है कि काहे चूहा घर में दवाई खाएगा मरेगा बाहर में। तो सुनिएगा, हम बता देते हैं आज। उस सही में मरेगा बाहर में यदि चूहे की दवाई में इस सल्फास थोड़ा सा मिला हुआ होगा। एक्चुअली में ये फॉस्फिन जो है ना, रिस्पिरेटरी पॉइजन है। बात समझिए, रिस्पिरेटरी पॉइजन का मतलब हो जाता है ना कि ब्लड में ऑक्सीजन या जाके जुड़ता है हम लोगों को, यही ना रिस्पिरेशन होता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है और उसी में क्या जुड़ जाता है जाके? ऑक्सीजन। तो बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है हर सेल को। हर सेल में ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई की जरूरत है। अब यदि कोई आदमी समझ लीजिए कि वो सल्फास खा गया, तो पानी के साथ ही खाया होगा और पेट में भी पानी होगा ही, है ना? मतलब थोड़ा बहुत कमो पिए तो काम चल जाएगा। उसके पेट के अंदर क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? फॉस्फिन। नहीं, और तुम लोग को थोड़ा डरा देते हैं, HCl भी रहता है पेट में, पता है कि नहीं? इससे निकलेगा फॉस्फिन और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, है ना? मतलब कि इससे रिएक्शन करेगा पानी के साथ। HCl भी तो रहता है पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे भी फॉस्फिन निकलेगा और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बदले कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा। अब ये फॉस्फिन को 2000 टाइम्स मोर कैपेसिटी है ब्लड के साथ जुड़ जाने का, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसी समय में 2000 मॉलिक्यूल फॉस्फिन जुड़ जाएगा। तो ब्लड में जाना चाहिए था क्या? अब जो आदमी इसको खा लिया, जो चूहा खा लिया, उसके ब्लड में जा कौन रहा है? मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जा रहा है, उसी समय में 2000 मॉलिक्यूल फॉस्फिन जा रहा है। अब ये आदमी खाने के 1-2-4 मिनट बाद छटपटाएगा, किसके लिए? क्योंकि ब्लड के थ्रू सेल्स में जाना है। सेल में तो ऑक्सीजन चाहिए, सेल तो फॉस्फिन को जान ही नहीं रहा है, और सेल को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है। अब ये छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा? बताइए कि ज्यादा ऑक्सीजन ले। ये ऑक्सीजन की कमी में बहुत छटपट कर करके भागेगा उधर जिधर इसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलने के संकेत हो, तो फील्ड की तरफ भागेगा। इसी वजह से चूहा खाएगा घर में
अब मरेगा बाहर। आदमी यदि खा लेता बड़ी छटपटाता है साहब, बहुते छटपटाएगा, है ना। 4-5 आदमी मिलके पकड़ेगा तब भी वो नहीं बर्दाश्त करेगा, उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन। वो सोचता है ऑक्सीजन लेने के लिए हम बाहर जाएं, ये सब पकड़ के रखा है, इसलिए बहुत छटपटाहट वाला मौत है। बचता क्यों नहीं है? अब जानते हैं आप लोग बायोलॉजी पढ़ के कि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू पूरा का पूरा ब्लड 1 मिनट में घूम जाता है। तो सारे ब्लड में चला गया यदि फॉस्फीन, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे तो बहुत कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जिंदगी संभव है? अब यदि कोई डॉक्टर के पास भी जाता है तो डॉक्टर साहब को क्या करना पड़ सकता है, कैसे ठीक होगा? ये पूरा का पूरा ब्लड निकाल दीजिए, 500 लीटर ब्लड निकाल दीजिए। और 1 यूनिट ब्लड चढ़ने में मुश्किल है, 2 यूनिट चढ़ने में मुश्किल है, यहाँ 5 लीटर ब्लड को चेंज करना है, संभव हो नहीं पाता है, इसीलिए डेथ हो जाता है। तो ये फॉस्फीन वही वाला है ना, रिस्पिरेटरी पॉइजन। अब इतना भाषण दिए कि याद रखेगा सब दिन, फॉस्फीन बहुत पॉइजनस गैस है ना, सल्फॉस खाने से वही निकलता है। बैलेंस करो अब। हे, ऐसे काहे के लिए आता है कोचिंग जी? तो कॉलेज है, 6 बजे का टाइम है, 7 बजे पहुंच रहे हैं, आधा घंटा 3 लोग को दे दिए कि कुछ पूछेगा भी तो समय चाहिए। पूछना तो है नहीं, अब आएगा 7 बजे, अभी वो 2 को 6:45, ये 2 को 7 बजे, ये सब मत करिएगा, इतना लेट हो जाए बाहर रह जाइए। ऐसे भी ढेर सारा कोचिंग होता है बाहर से, है ना। जा रहे थे पढ़ने, चल गए पार्क में, ये बगल में है, एड्रेस है, जाइए घूमिए जाइए घर, ऐसे भी माहौल खराब करता है। बोलिए, फॉस्फीन समझ में आ गया क्या होता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस मॉलिक्यूल, 12th में भी आता है। और रेलवे और गार्डमैन की तैयारी करेगा ना बीए पास करने के बाद, तो भी जनरल साइंस में आएगा, इसीलिए बता दिए अलग से, है ना। जनरल साइंस की बात है, ये सब जानकारी आपको चाहिए होता है कि सल्फोस खा जाने से क्या मिलता है बॉडी में, क्यों मरता है आदमी। चलिए, बैलेंस करने के लिए बोले थे, हुआ है तुम लोग से बैलेंस। और डिस्प्रपोर्शियनेशन रिएक्शन वाला एग्जांपल भी प्रूव करना था। कितना कितना गुना किया? 4 है तो 4 तो लग ही जाएगा, यहां पे पूरा 4 लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि एक जगह और फॉस्फीन है, इसीलिए तो दिए बैलेंस करने। देखिए कितना लगता है, आप ही लोग दीजिए, ध्यान दीजिए उस पर। कितना लगाया? 3 लगाया, और एक उसको छोड़ दिया। फास्फोरस 4 है तो उधर में कितना, इसमें कितना, उसमें हो गया बैलेंस। लगाया सब्जी, 3 लगाया और एक उसके लिए छोड़ दिए, चलिए 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4 तिया 12 हो गया, यहां पे 3 तिया 9, 1 मिनट, 3 तिया 9, 2 11, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 9, 6 3 9, हुआ है बैलेंस। तो वहां पे 3 सोडियम जाएगा, है ना। और 3 सोडियम जाएगा तो फास्फोरस तो 6 हो जाएगा, तो इसे 1.5 गुना करेंगे। सोचो नंबर, सोचो नंबर, सोचो ऐसे नंबर सोचो जिससे कि बैलेंस हो जाए, इसीलिए तो कहे बैलेंस करिए। कभी कभी लगता होगा ना बैलेंस करने में कुछ नहीं है।
इधर में हम एगो हिंट दे देते हैं, 3 3 लिख देते हैं, अब बैलेंस कर लो। 3 मॉलिक्यूल अल्कली लिया जाता है, इसको अल्कली कहते हैं। फास्फोरस व्हेन रिएक्ट विथ अल्कली सॉल्यूशन। अब बैलेंस करो। 3 3 फिक्स कर दिए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत भारी पड़ता है, इसलिए करो। क्या दिक्कतें आते हैं, बाकी सब की तरह नहीं होता ये। कुछ दिमाग लगाओ, हीट एंड ट्रायल मेथड वाला। ऐसे लगता रहता होगा ना सब दिन, तो ऐसी गुना उना कर देते हैं। करो गुना, भागा, बैलेंस होगा। अब रिएक्शन लिख दिए, ऊपर में 3 3 भी लिख दिए, अब क्या चाहिए। हुआ बैलेंस। एक के अक्षर लिखना होगा। हुआ बैलेंस। कहां पे क्या लिख दिया, बस हो गया होगा बैलेंस। पढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है यार, ये सब देखिए मैथ है, वैसे मिलाना है कि कै गो एने कै गो ने। 3 गो एने है तो 3 गो वहां एने तो डालना ही है, और उसके बाद नंबर गिन लो। 3 और 3 दूनी 6, 6 5 11, 3 यहाँ पे और 3 दूनी 6, 6 3 9, यहाँ पर 3 है, तो बैलेंस हुआ। हो गया 6 3 9, 6 3 9। सोडियम 3 गो उधर, 3 गो PH3, 3 वहां पे, 1 यहाँ, 4 ई 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, 0। देखते रहना। P4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। OH का एक बार पिछले दिन भी बताए हैं कि एक के साथ भी देख सकते हो, नहीं देखना है तो नहीं देखो, है ना। OH का देख सकते हो, ऐसे -2 और -1 +1 लिखेंगे अलग अलग। ऑक्सीजन का बोलो, हाइड्रोजन का देखो, +1 ऐसे भी -2 हो ही जा रहा है, प्लस माइनस। PH3 फास्फोरस का, हाइड्रोजन का, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, कितना बच गया, -4, 2 और 1 3, बचा +1। अब फास्फोरस P4 से -3 हो गया। बोलो 0 से -3 हुआ, घटा कि बढ़ा, घट गया। घटा तो क्या हुआ, घटा तो क्या हुआ, रिडक्शन। घट गया, 0 से हो गया -3, रिडक्शन। फास्फोरस एक जगह पे और दिखाई पड़ रहा होगा, देखो 0 से हो गया +1, क्या बन गया होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि ये कैसा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें फास्फोरस मॉलिक्यूल रिडक्शन में भी जाता है, ऑक्सीडेशन में भी जाता है ना। डिफरेंट फ्रैक्शन में फास्फोरस मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और रिडक्शन में भी जा रहा है। दैट इज बाय दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नोट में नीचे लिख देंगे, P4 phosphorus molecule in this reaction undergoing oxidation as well as in reduction. So it is example of
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, फास्फोरस ही। NaOH का कुछ नहीं हुआ होगा, देखिए Na इधर भी +1 उधर भी +1, ऑक्सीजन -2 उधर भी, हाइड्रोजन +1 इधर भी उधर भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ। वो जो है ना, वो कह रहा है कि बिना 3-3 लिखे बैलेंस करिए, यही ना लिखना चाह रहा है, तो उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड है, वो करने पड़ेगा ना कोशिश कि 2 रख के देखें कि 3 रख के देखें। हाँ, तो दिमाग लगाना पड़ेगा इधर उधर बैलेंस करने में। हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको। फास्फोरस ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब रिएक्टेंट है, फिर भी ये सब का कुछ नहीं हुआ है रिएक्शन में, है ना। पिछले बार तो एक ही रिएक्टेंट दिखाए थे, इस बार रिएक्टेंट हमारे पास 3 है, लेकिन इस 3 में बाकी 2 का कुछ नहीं हुआ है। बस वही एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी गया है और वही मॉलिक्यूल रिडक्शन में भी गया है। That is why they are the example of disproportionation reaction. हो गया। अब देखिए, which of the following molecule undergoing disproportionation reaction not undergoing disproportionation reaction? A. HClO, B. HClO2, C. HClO3, D. HClO4। बनाइए, ये देखिए आईटी का क्वेश्चन है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑप्शंस ऐसा भी हो सकता था, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। एक ही क्वेश्चन का दो तरह का ऑप्शन, दोनों सेम ही है, एच हटा दिए हैं इसलिए माइनस चार्ज पड़ा है। तो अभी हमको समझना ये क्वेश्चन के थ्रू कि किस मॉलिक्यूल के बारे में कहा जा सकता है कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा और किसके बारे में कहा जाएगा कि वो नहीं जाएगा।
तबेला बना के रखा हुआ है सब। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। तो कैसे पता करना होता है कि ऑक्सीडेशन में जाए, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा? सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है। देखिए, जब डिस्प्रपोर्शनेशन में कोई एटम जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर घटना भी चाहिए। जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और जब रिडक्शन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। लेकिन जब किसी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे तो केवल बढ़ सकता है या चाहे तो केवल घट ही सकता है। अब उस जितना बढ़ा हुआ है उससे और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वो तो डिस्प्रपोर्शन में नहीं जाएगा। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देख के हमको पता कर लेना होगा कि कौन इसमें से ऑक्सीडेशन में जाएगा और रिडक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, याद नहीं करना है कि फलाना मॉलिक्यूल है जो डिस्प्रोपोर्शन में नहीं जाता है। वैसा हर मॉलिक्यूल जिसके एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जाएगा। तब चेक करना है सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को। ये देखिए, HClO, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए, -2 +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। B, HClO2 -2 +1, -4 +1, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? +3। C, HClO3, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है सिर्फ, -2 +1, -6 +1, कितना आएगा? +5। D, HClO4 -2 +1, -8 +1, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? बोलिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से बढ़ाया जा सकता है क्या? क्योंकि इस क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7। फिर कल बारात आई आंटी, क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7। 7 के बाद ये 8 नहीं होगा, तो 7 के बाद यदि 8 होगा नहीं तो कभी भी ऑक्सीडेशन में जाएगा ये? तो आंसर इज डी, है ना। घटाया सिर्फ जा सकता है, 7 से 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन अब 7 से 8 या 9 नहीं होगा। क्लियर है? तो यदि नहीं होगा तो ये कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में भी नहीं जाएगा। क्या क्या समझाएं? समझाए ये कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाने के लिए एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए और घटना भी चाहिए। बढ़ेगा तब ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तब रिडक्शन होगा। तो जो ऑक्सीडेशन में भी जाए, रिडक्शन में भी जाए, उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7 और इससे बढ़ाया नहीं जा सकता है ना। तो +5 हो सकता है तो रिडक्शन हुआ, या +3 होगा रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में ये कभी नहीं जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा मतलब किस में नहीं जाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन में नहीं जाएगा। यानी कौन सा मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये पता करने के लिए हमें क्या करना है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यदि वो एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा।
लिखिए जल्दी से। ये भी वही था, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ना, तो ये +1 आएगा, ये +3 आएगा, ये +5 आएगा और ये +7 आएगा, और 7 से ज्यादा नहीं होगा। ये जानकारी के लिए हम लोग नियम पढ़े हैं कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। नोट में, if an atom present in highest oxidation state in the molecule, they never undergoing disproportionation reaction। बैलेंसिंग अभी बचा है। हो गया। सीखे ये बात कि यदि मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, नेवर अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड के बाद रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मेथड भी बनाया गया कि कैसे आप किसी एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इसमें कुछ नियम बनाया गया है। नियम के हिसाब से यदि रिएक्शन को बैलेंस करना है तब क्या करना होगा, ये सब कुछ रूल है। तो रूल 1, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसको कहते हैं। पहले मेथड का नाम बता दें, बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन बाय कौन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब सुनते रहिएगा सब बात तो समझ में भी आ जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस भी कीजिएगा। इसमें नियम है, रूल। सबसे पहला काम, एक रिएक्शन लिखिएगा, देन आफ्टर ही तो बैलेंस कीजिएगा। नहीं तो पहला नियम है कि राइट द स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। बिना बैलेंस किया हुआ केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है,
तो पहला राइट द स्केलेटल आणि ढांचा केमिकल रिएक्शन by writing correct formula of reactant and product. पहला बात क्या करना है, बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप क्या करना है, तो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन लिखना है, ढांचा लिखना है, केमिकल रिएक्शन का ढांचा लिखना है पहला काम। बाय राइटिंग करेक्ट फार्मूला, तो बिना करेक्ट फार्मूला का तो मॉलिक्यूल ही करेक्ट नहीं होगा, ये तो बात कनेक्ट करने के लिए है। दूसरा नियम कहता है कि उस सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उसके माथे पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ऑक्सीडेशन नंबर। दैट इज बाय द मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। असाइन द प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर, प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द हेड ऑफ, माथा इसलिए बोले, ऑन द हेड ऑफ एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। असाइन द प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर, क्या करना है? असाइन द प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द हेड ऑफ एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अरे क्या करते रहता है यार तुम, एकदम मतलब कि वो डटाने के लिए भी सोचता रहता है कि कैसे डटाएं। देखो उस आदमी का हालत क्या होगा। PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए था, देख लिए, उसी के साथ रहते हैं सब, देख लीजिए। तुम भी बताओ, सामने में बैठे हो, उससे उम्मीद करते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सीख जाएगा। सोचिए, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहां बैठल रहता है। NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम और क्लोरीन का, हाँ कुछ निकला, +1 और -1, ठीक है। ऐसे ही वाटर का बताओ, हाँ, और +1। देखो कुछ एक्टिव हुआ, यहां पर बताओ Cl में। यही सिखाते रहते हैं, क्या करते हैं, जोड़ के माथा पे ऊपर 0 करते हैं। बताओ, है उसके चक्कर में वो सब लेट बैठेगा। वो गजब, मतलब कि गजबे का एक ठो कैंसरस टाइप का आदमी है। वो कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, वो कैंसर है। बगल में बैठोगे सड़न लगेगा, है ना। ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको समझा करके हम थके और समझने वाला नहीं है। क्योंकि अलग से भी बुला करके समझाए तो कहता हम कहाँ कुछ किए थे, हम बोले ही नहीं थे, हम बोलते ही नहीं। आप हम ही को, जब कुछ होता है हम ही को बोलते हैं, तो उसको कुछ बोल ही नहीं सकते, तो अगले बगल वाले को ना बोला जाएगा। बताओ ना क्या हालत है, मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, मतलब पूछ के बेइज्जत करने वाला क्वेश्चन। यहाँ क्या करना है, हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या करना है? साइन द प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द हेड ऑफ एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल का हेड पे हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, जैसे अभी समझाए थे।
यही ऑक्सीडेशन नंबर लिखना था, हर मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर लिख देंगे। तीसरा अब ऑक्सीडेशन नंबर जब लिखा जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, नाउ वी चेक द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल बाई, कैसे चेक होगा कि ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल कौन है, रिड्यूस मॉलिक्यूल कौन है? तो बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब काम अभी तक हम लोग किए हैं चैप्टर में, यही सब काम कर रहे थे, उसी को एक जगह पे करना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लिख देंगे, उसके माथे पे ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। कैसे देखेंगे? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। क्लियर है? अब देखो सुनना, यहां पर ही एक पते की बात है जो यहां पर के लिए बात है, ये तीन बातें तो हो ही रही थी, चौथा जो बात है वो यहां पर के लिए चेंज को बराबर करना है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुआ ना उसको बराबर करना है, एक दूसरे के बराबर करना है। जैसे कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए 2 और किसी का डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए 3, तो बढ़ा कितना 2 से, घटा कितना, तो बराबर तो नहीं है ना, तो 2 को 3 से गुना कर देंगे और 3 को 2 से गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर हो गया ना। तो अगला काम यही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल इंटीजर। और यदि दोनों बराबर ही है, यानी एगो में इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 हुआ और दूसरे में डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 हुआ, तो छोड़ देंगे, गुना नहीं करेंगे। बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यदि बराबर नहीं है, तो बराबर क्या बराबर करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर के बदलाव को दोनों में बराबर करना पड़ेगा। नाउ वी चेक द ऑक्सीडाइज रिड्यूस मॉलिक्यूल बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगला, तीसरा के बाद चौथा, नाउ वी इक्वलाइज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर by multiplying suitable नंबर। काहे के लिए करते हैं वो भी लिख देते हैं यहां पे, सो दैट द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता था, इलेक्ट्रॉन का गेन होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा? तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया उसको 3 से गुना कर देंगे कि 3 एटम मिल के लॉस किया होगा 6 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम मिल के गेन किया होगा 6 इलेक्ट्रॉन, तब हो जाएगा बात बराबर, है ना। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सुटेबल नंबर से ताकि लॉस और गेन बराबर दिखे, है ना। ये बात यहां बैलेंस करने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए लिखा गया, सो दैट द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। नहीं देखे थे, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 को अल्युमिनियम 2 एटम आएगा तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 एटम आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर को जब बराबर करेंगे तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बराबर। चौथा के बाद पांचवा नियम, टू बैलेंस द चार्ज
To balance the charge, we add H plus in acidic medium and OH minus in basic medium. जनरली अब यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कोई चार्ज होगा तो H प्लस जोड़ के और OH माइनस जोड़ के बैलेंस करेंगे। ये अपने से जोड़ना है, ये रिएक्शन में लिखा हुआ नहीं रहेगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? H प्लस, और H प्लस जब रिएक्शन में आ जाएगा तो एक तरफ जब H प्लस जोड़ेंगे तो दूसरे तरफ H प्लस को बराबर करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। दैट इज ए फाइनल, इतना ही काम करना है। इसी में लिखाएगा टू बैलेंस द H प्लस और OH माइनस we add water molecule whatever side they needed. इतना काम करने से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब एक रिएक्शन लिख के इतना काम करेंगे। एसिडिक मीडियम and OH minus in basic medium. और H प्लस OH माइनस को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा जाएगा। लिख दिए। अब एक तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, अब बैलेंस करिए इसको। अच्छा ही है क्वेश्चन, ऐसे लिखा रहेगा राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला न लिखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट with sodium sulfite in an acid solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion.
देखो जल्दी से, बोलो तो फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूले तो पूछ रहे हैं। पोटेशियम क्रोमेट क्या लिखल है? राइट द नेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम सल्फाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम सल्फाइड in an acid solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion। है ना? देखिए किताब पढ़ने के लिए कैसे आना चाहिए। अब आपको फॉर्मूला ना लिख रहा है, आप तो फॉर्मूला जानना पड़ेगा ना, बड़े हो रहे हैं आप। कितना बार लिख दिए होंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट? कितना फॉर्मूला होता है बता रहा है, देखो पीछे वाला बच्चा बताओ। सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट था, ये सल्फाइड है। हाँ, ये कुछ कुछ प्लग काम करता ही है, तो पढ़ता काहे नहीं? पढ़े तो सब कुछ काम करने लगे। SO3 सल्फाइड, ठीक बता रहा है। रिएक्शन लिखो, एक लाइन करो काम, उसके बाद देखते हैं। तरीका तो बता ही दिए, चाहो तो अपने बैलेंस कर सकते हो उतना नियम से। हम ये सब जो बात बोलते हैं ना दिमाग लगाने के लिए, लिख देंगे उतार लोगे, दिमाग नहीं लगेगा, दिमाग में प्रोसेस नहीं होगी बातें। लिखा क्या क्या लिखा बताओ हिंदी में? K2 Cr2O7 सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड रिएक्ट करने के बाद बनाया क्या? तो क्रोमियम 3 आयन, क्रोमियम 3 प्लस एंड सल्फेट आयन SO4 पे 2 माइनस। है ना? अभी काम नहीं हुआ है, अभी लिखाया भी नहीं स्केलेटल इक्वेशन। ऊपर देखो क्या लिखना था, नेट आयनिक इक्वेशन लिखना था। तो आयनिक इक्वेशन लिखने में क्या किया जाता है कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है उसको उड़ा देते हैं। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 को लिखेंगे 2 माइनस। अब उधर तो खैर अपने लिख ही दिया था Cr3 प्लस और SO4 2 माइनस। तो ये था केमिकल रिएक्शन ऊपर वाला। ये इसी का क्या लिखा हुआ है? आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन लिखने में क्या करना है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसको वहां से हटा देना है, और उसके बदले जितना एटम को हटाओगे उतना माइनस चार्ज उस पर रख दोगे। बस यही काम करना होता है एक आयनिक रिएक्शन लिखने के लिए। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबके माथे पे लिखो। पहला काम हुआ है, स्केलेटल इक्वेशन लिखा गया है। अब रूल नंबर 2 में था असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एटम। बताओ Cr2O7 में क्रोमियम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर? ये बता दिया, पीछे वाला पक्का, उसको आज टॉपिक हिला देते हैं। हाँ एकदम। Cr पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? देखिए कह रहे मोबाइल वाला रे अरे गधा। क्रोमियम पे 2 क्लास पहले बताए होंगे आप लोग, करते हैं ना ऐसे। कैसे निकालते हैं? अभी दिमाग लग रहा है तो अभी ये सीख लो, फिर बता देते हैं। एक समान लेना है ना? हम मिटाएंगे ये सब, ऐसे नहीं कि सर कितना बार मिटाएंगे कितना बार के, सिखाना पड़ता है। 2x हो जाएगा क्या?
माइनस ऑक्सीजन पे होता है -2, तो -2 गुना 7 बराबर सब मिला के चार्ज कितना है इस पूरे पे, दैट इज -2। तो 2x - 14 बराबर -2, तो 2x बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, बस इतना ही आसान था यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। किसी आयन पे क्या करते हैं, एटम पे जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं, अगल बगल एटम पे जो वैलेंसी होता है वही प्लस माइनस में लिखाता है क्या। तो बताओ क्रोमियम पे कितना लिख दें, इसे मिटा दें, ये सब काम कर चुके हैं, समझा। एक बार ध्यान दे तो बात समझ में आ जाए, फिर तो अपने से जोड़ के यहां लिख दे। कितना हुआ, +6। इसको रहने देते हैं, फिर से लिख देते हैं। Cr2O7 2 माइनस, SO3 2 माइनस, Cr पे 3 प्लस, SO4 पे 2 माइनस। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए एक दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना आया, +6। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। सल्फर का ऑक्सीजन पे फिर से कितना, -2। इस सल्फर का बताओ जोड़ के जल्दी, बताओ जल्दी। x सल्फर का, ऑक्सीजन का -2 × 3 टोटल कितना के बराबर, तो x - 6 बराबर, x बराबर +6, कितना आया, +4। सल्फर पे कितना चार्ज लिख दें, +4। उधर तो क्रोमियम पे 3 प्लस और यहां पे जरूरत पड़ेगा। सल्फेट यहां पे कितना आ रहा है बताओ, x -2 × 4 बराबर कितना, तो x - 8 बराबर, x बराबर, तो सल्फर पे चार्ज हो गया +6, ऑक्सीजन पे तो -2 है ही है ना, ऐसी पिकअप पकड़ लेगा। +6 से +3 हुआ, ठीक है। Cr2 एक ही एटम में कितना है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, तो यहां 2 कर देना है। सल्फर 4 है, +6 है, तो क्रोमियम +6 से +3, बताइए क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और सल्फर +4 से +6, सल्फर +4 से +6, देखिएगा ये क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहीं पर कहानी खत्म कर देना है, रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, यहां तक तो पहले से पढ़ ही रहे हैं। तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना यूनिट से हुआ है, कितना यूनिट से हुआ, अरे देखो ना 6 था 3 है तो कितना बदला, 6 घट के 3 हुआ, अरे कितना बदला। हाँ ये भी समझ में आता है तो ठीक है ना, तो लेनिया पार के मिटाएंगे, फिर 6 पार दिए 3 मिटा दिए, देखो 3 बच गया, 3। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, और इधर कितना है, तो कितना हुआ बताओ, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है, बराबर करना है ना, तो उसको तो 2 से गुना हम कर ही दिए Cr2 वाले को, नहीं किए, वैसे भी दिखाई पड़ रहा था इसलिए कर दी, नहीं तो यहां से ही हो जाता। इसको कितना से गुना करना है, आने उधर भी 3 गुना करेंगे, इधर भी 3 गुना करेंगे, देखते रहना है, अभी अभी कुछ लिखना विखना नहीं है, देखते रहिए, ऐसे बढ़ा देंगे। देखिए क्या लिखें, Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस 2Cr3 प्लस 2 से गुना किए, इसको वहां नहीं लिखते तो अच्छा था,
और 3 SO4 पे 2 माइनस। देखिए तो सारा एटम बैलेंस है ऑक्सीजन को छोड़ के, देखिए ना, ऑक्सीजन को छोड़ के सारा एटम बैलेंस है। पहला एक काम क्या किए, स्केलेटल इक्वेशन लिखे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिखे, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को जैसे ही हमने बराबर किया वैसे ही सारा एटम बैलेंस हो गया होगा। क्रोमियम 2 ठो, क्रोमियम 2 ठो, सल्फर 3 गो, सल्फर 3 ठो। केवल बैलेंस नहीं हुआ होगा तो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ही रूल नंबर 5 था, 4 तक रूल खत्म हो गया। 5वां रूल था चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ना था। इसमें चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। चूंकि आयनिक रिएक्शन लिखवाया था तो नया काम है ये, आयोनिक रिएक्शन लिखवाया था, इसलिए चार्ज को बैलेंस करना होगा। कितना चार्ज दिखाई पड़ रहा है इसमें, कितना चार्ज दिखाई पड़ रहा है, -2 गुना, सब मिला के रिएक्टेंट में कितना चार्ज हुआ। इधर चार्ज देखिए कैसे निकालना है, कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, +100। इधर कितना दिखाई दे रहा है, अरे भाई तो न्यूट्रल है, +100 -100 तो न्यूट्रल है, प्रोडक्ट इसका न्यूट्रल है, लेकिन रिएक्टेंट में -8 चार्ज है, तो ये -8 +8 से ही न्यूट्रल होगा ना, तो +8 करना होगा आपको यहां पे। अब देखते रहिएगा, Cr2O7 2 3SO3 छोटा पड़ेगा, थोड़ा और छोटा करते हैं। हाँ देखिए अगला स्टेप कर रहे हैं, Cr2O7 2 3SO3 2 8H+, 2Cr पे 3+, 3SO4 पे 2-। क्या किए हम इस स्टेप में, क्या किए जी बताओ ना, क्या किए, चार्ज बैलेंस किए। चूंकि रिएक्शन कैसा था, आयनिक। कैसे चार्ज निकाले, देखो यहां पे इस Cr2O7 पे कितना चार्ज थे, -2, ये पहले से भी है जी। इस पे कितना चार्ज है, 2 माइनस या 3 गो है, तो 6 माइनस, तो -2 -6 कितना हुआ, -8। इधर में 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस, कितना है, न्यूट्रल। तो ये -8 में +8 हाइड्रोजन यदि हम जोड़ देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इधर भी न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि इधर में H+ है, इधर में H+ है क्या, तब मैजिक होगा यहां पे, 4 मॉलिक्यूल वाटर अपने मन से जोड़ देंगे। 4 मॉलिक्यूल वाटर, 4 काहे जोड़े, चूंकि कितना था ये कितना था, अपने से नहीं जोड़े, रूल में लिखल था टू बैलेंस द चार्ज, यही मेन स्टेप, उतना तो आपको आता है पहले से। टू बैलेंस द चार्ज बी एड H+ इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन में लिखा हुआ था एसिडिक मीडियम, एंड OH- इन बेसिक मीडियम। जनरली टू बैलेंस द H+ और OH- बी एड वाटर मॉलिक्यूल व्हाट एवर साइड दे नीडेड। H+ और OH- चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको ऐड करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आप जोड़िएगा यदि हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोजन तो बढ़ ही ना जाएगा, तो हाइड्रोजन जो बढ़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या जोड़ देना है, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना है।
अब वाटर मॉलिक्यूल हम इसमें जोड़ दिए। अब जरा देखिए आप ऑक्सीजन को गिन करके, बराबर होगा, अपने से ऑक्सीजन बराबर हो गया होगा, ऑक्सीजन को हम बराबर किए ही नहीं, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यही 5 स्टेप करना होगा, तो एक आयनिक रिएक्शन बैलेंस कर दीजिएगा आप। यदि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ तो कुछ न कुछ गलती हुआ है, उस गलती को चेक करिए। हाँ, ये आप सही किए कि गलत किए, इसके लिए सिर्फ एक ही बात होता है कि ऑक्सीजन को चेक करना होता है लास्ट में कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। झोला पार्टी, रुकिए रुकिए, एक दो बार और कह देते हैं। इसमें स्पेशल वाला सब रिएक्शन होता है, जहां पे ऐसे नहीं समझिएगा कि इससे आसान तो ऐसे ही जोड़ देते हम, वो वाला नहीं है ये। बताओ वो वाला रहता तो ये तुम हाइड्रोजन और वाटर कहां से ले आते अपने से। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाना ऐसे ही पड़ेगा, आप वैसे वैसे कोई बैलेंस नहीं कर देते। देखिए इस मॉलिक्यूल में दिखाई पड़ रहा है कहीं हाइड्रोजन और वाटर, पड़ रहा है दिखाई, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस कैसे हुआ, जब इसमें हाइड्रोजन और वाटर हमने खुद से ऐड किया है तब जाके बैलेंस हुआ, है ना। अदरवाइज पगलाते रह जाओगे, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। रुकिए 1 मिनट, फिर से इसको कॉन्साइज कर देते हैं, 2 मिनट वाला बात। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख देना है, फिर उस पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है, फिर देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और घटा है। यदि बढ़ा और घटा अलग अलग नंबर से है तो दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना है। जैसे ये 3 से घटा था और ये 2 से बढ़ा था, तो इसमें 3 गुना करके या उसमें 2 गुना करके दोनों को 6 कर दिए। यहीं पर आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, खाली ऑक्सीजन को छोड़ के, है ना, बैलेंस यहीं पे हो गया 75%। अब हमको चार्ज बैलेंस करना है, ऑक्सीजन नहीं, क्या बैलेंस करना है, चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को ऊपर से जोड़ सकते हैं एसिडिक मीडियम में, चूंकि रिएक्शन कह रहा था, रिएक्शन कह रहा था, देखो यहां पर लिखा था, कौन मीडियम लिखल है, एसिड सॉल्यूशन, इसलिए एसिडिक मीडियम में था तो हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। हाइड्रोजन जोड़े तो अपोजिट साइड में क्या जोड़ना पड़ जाएगा, वाटर, उतना ही नंबर जितना हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। फिर अब यही रिएक्शन लिख के 2 स्टेप करके तब ना होगा काम। जिसका जो किस में जाएगा, जो ऑक्सीडेशन में जाएगा, यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है, घटे नहीं, बढ़ सकता है। देखो इसमें कौन सा सेट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, तो खतरनाक मॉलिक्यूल CrCO6 है, 0 है इसमें ऑक्सीडेशन। CO एक मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो Cr में 6 गो CO लगा हुआ, 0 ही सब पे चार्ज लाए।
कब एग्जाम है? ये वाला परीक्षा नहीं है तुम्हारा जे? हाँ तो हाँ तो 12th वाला पढ़ लिया? वाला में शुरू करेंगे, डिटेल ही पढ़ाएंगे। वहाँ क्या क्या पढ़ लिया? 12th वाला सारा पढ़ा और ऑर्गेनिक क्या हुआ? अध्याय की तो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े ना। तो उसमें कोई दिक्कत है? सवाल बन जा रहा है सब? रिएक्शन कराने आ जा रहा है हमको, ये बताइए ना। कितना दिन में पढ़ाए हैं वो 12th का? कब स्टार्ट किए थे? ऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी? हाँ तो फिजिकल कितना दिन में पढ़ा, ऑर्गेनिक कितने दिन में पढ़ा? उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ा? सवाल बन जाता है तो ठीक ही है, ऐसे शुरू तो करेंगे ही, क्योंकि तुमको नीट देना है ना, इस वजह से तो अलग ज़्यादातर आता है 11 के मैकेनिज्म से।